हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं क्लास 11th का परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ना सिर्फ 11th के लिए बल्कि 12th के बाद भी। इवन आप कभी एग्जामिनेशंस देते हो कॉम्पिटिटिव लाइक बैंक पीओ और आईआईटी जेईई एनडीए सैट एंड ऑल दोज एग्जामिनेशंस, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशंस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत अच्छी इसके अंदर टेक्निक्स यूज होती हैं जिससे जो माइंड है वो आपका डेवलप हो सकता है और आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी पता चल सकती है कि हाउ एफिशिएंट यू आर। और सबसे मजेदार चीज इसमें क्या है कि ये बहुत ही इजी है, आसान है। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। जिस तरीके में से एक तो आम तरीका है जिससे सारे अप्रोक्सीमेटली 11th क्लास के बच्चे जो हैं वो ज्यादा प्रेफर करते हैं, 80% के आसपास, 80 भी नहीं 90% कहूंगा कि बच्चे वो ऑप्ट करते हैं कि भैया चलो सम्स निकालने हैं, क्योंकि 2 या 3 लाइंस के अंदर इसका आंसर आ जाता है। वो इसको समझते नहीं है प्रॉपरली, तो होता क्या है कि वो सॉल्व करके चले जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, और अगर बाई चांस कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिस टाइप का क्वेश्चन हमने नहीं देखा तो भैया उड़ जाते हैं, तोते उड़ जाते हैं उस बंदे के। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो मेरी हर एक बात को इस वीडियो के एंड तक ध्यान से समझना, बिकॉज इसके अंदर मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स बताने वाला हूं जिससे आपका दिमाग जो है वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में चलेगा, एक डिफरेंट स्टाइल से चलेगा, सो दैट कि आपको ये चैप्टर एक तो बहुत आसानी से हो जाएगा, और दूसरी चीज कि ये लॉन्ग टर्म आपके दिमाग में याद रहेगा, आपको मेरी बातें याद रहेंगी कि इसको सॉल्व करना कैसे है। इसको सॉल्व करने के लिए 3-4 चीजें चाहिए। सबसे पहली चीज जो है दैट इज प्रेजेंस ऑफ माइंड। presence of mind। दूसरी चीज है फोकस्ड होने चाहिए आप, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन जो हो वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, रियलिस्टिक। और फिर इसको हम करेंगे सॉल्व। सो ये 4 स्टेप के अंदर सॉल्व होगा, और यही 4 चीजें जो हैं ये एक रॉ के एजेंट में भी होती है। सो रॉ एजेंट जो अगर आपको बनना है तो आप किस तरीके से बन सकते हो, तो उसकी आज पहली क्लास है आपकी, ठीक है। कि बेसिकली क्या होगा, आप यहाँ पे देखोगे कि बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऐसे चलेंगी कि जैसे वो पिक्चरों में दिखाते हैं, वो एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन लगा के ये करके कि कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा कल्प्रेट है, तो वही सारी चीजें हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। आप देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो सपोज करो कि हमारे पास ABCDEFGHIJ कहीं तक भी कोई भी ले लो कि 1 2 3 4 5 6 इतने भी बंदे हैं, ठीक है। और मैं आपको बोलता हूं कि आपको सिलेक्ट करना है। क्या करना है? सिलेक्ट करना है किसी 3 बंदों की टीम अपने काम के लिए। सो सिलेक्ट 3 पर्सन्स, और पर्सन्स को हमने कोड दे रखा है ABCDEFGH, ठीक। तो इसको मिटा देते हैं सो दैट कि थोड़ा सी जगह हमें मिल जाए, ठीक है। तो इसके अंदर अब आप कॉम्बिनेशन ले सकते हो, जैसे ABC का या BCD का या ABD का। तो इस तरीके से अलग अलग हम सिलेक्शंस करोगे, ठीक है। अब हर एक सिलेक्शन यूनिक होगी, मतलब अगर आप ABC ले रहे हो, ठीक है, तो उसमें 3 बंदे हैं, तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो है ये आपकी सिलेक्शन 1 हो गई, ये जो है आपकी सिलेक्शन 2 हो गई। इस पर्टिकुलर एक अरेंजमेंट या जो ये जो पर्टिकुलर एक सिलेक्शन है इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। और अगर इन सबको आप इकट्ठा ऐड कर देते हो उसको बोल देते हैं कॉम्बिनेशंस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पे आपने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस को ध्यान में रखना है। किसको ध्यान में रखना है? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस को। अगर आपको नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ढूंढने आ गए तो आप वो सारी पॉसिबिलिटीज
जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो कि किस तरीके से हम 3 बंदों की टीम बना सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि कॉम्बिनेशन बनाने समय हमें एक्सक्लूसिवनेस का ध्यान रखना है। एक्सक्लूसिवनेस का मतलब है कि अगर एबीसी है तो बीसीए जो है वो एक ही बात है, राइट। अगर एबीसी ले रहे हो या सीएबी ले रहे हो तो वो एक ही चीज है, उसको हम 2 अलग अलग कॉम्बिनेशन नहीं मानेंगे, एक ही कॉम्बिनेशन मानेंगे। गॉट इट? सो दीज आर योर कॉम्बिनेशंस जिसमें आप सिलेक्शन करते हो और हर एक सिलेक्शन जो है वो यूनिक होती है। एक पर्टिकुलर जो आपकी सिलेक्शन है उसको कॉम्बिनेशन बोला जाता है और उसको अगर पूरे का पूरा आप सेट ले लो तो उसको बोला जाता है कॉम्बिनेशंस। और अगर मैं यहां से एक सिलेक्शन निकाल लूं, इन 3 बंदों से एक काम करवा के देखना है। सपोज करो कि ये 3 बंदों को आपने सिलेक्ट किया अपने काम के लिए, तो इन तीनों से एक टास्क करवा के देखेंगे कि कौन सा बंदा जो है बढ़िया टास्क करता है। अब आप ये देखोगे कि किस अरेंजमेंट में इसको भेजना है। पहले ए को भेजना है कि पहले बी को भेजना है कि पहले सी को भेजना है, फिर दूसरे नंबर पे किसको भेजना है, तीसरे नंबर पे किसको भेजना है। सो यहां पे अब आ जाती है अरेंजमेंट्स की बात। अरेंजमेंट्स, अब मैं ए बी सी की अरेंजमेंट करने को बोलता हूं तो आप बोलोगे कि बी सी ए है, सी ए बी है, ठीक है। तो यहां पे आप ए सी बी भी बोल सकते हो, यहाँ पे आप बी ए सी भी बोल सकते हो। सो इस तरीके से आप सारी इसके अरेंजमेंट्स बना सकते हो। और ये जो पर्टिकुलर एक अरेंजमेंट है इसको हम बोलते हैं परमुटेशन। और ये जो सारा सेट है अरेंजमेंट्स का, इट इज कॉल्ड एज परम्यूटेशंस। ये चीज तो फिर भी आपको थोड़ी पता लगी होगी क्योंकि आपने कॉम्बिनेशंस जो है वो बचपन में भी सुने हैं। बट परम्यूटेशन में हमारे पास कभी भी एलिमेंट्स चेंज नहीं करते। एलिमेंट्स डू नॉट चेंज। आपको सिर्फ उनकी अरेंजमेंट करनी होती है, आगे पीछे, बस ऊपर नीचे, आगे पीछे करना है। बंदे नहीं बदलेंगे, बस आपको ऑर्डर चेंज करना है। चेंज ऑफ ऑर्डर बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, अरेंजमेंट्स, ऑर्डर्स, कुछ भी। बट ये है आपकी परमुटेशंस और ये है आपके कॉम्बिनेशंस। सो आपको परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस तो पता लग गए। ये तो बेसिक्स थे कि परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस होते क्या हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि अगर आपको एक सिलेक्शन दे दिया, एक कॉम्बिनेशन दे दिया, उसके अंदर आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ढूंढनी है कि कितने तरीके से इस कॉम्बिनेशन को आगे पीछे करके लिख सकते हो, तो वो परमुटेशंस होगी। और अलग अलग कॉम्बिनेशंस को अगर आप सेट लोगे तो वो बन जाएगा कॉम्बिनेशंस। तो ये क्या है कि इसको अगर सॉल्व करना है, अब बात आ रही है कि अगर आपको बनना है रॉ एजेंट तो इतने से बात नहीं बनेगी। अगर आपको अपना दिमाग करना है तेज, ये है उन आम बच्चों के लिए इंट्रोडक्शन जिन बच्चों ने नॉर्मली +1 करनी है। अगर आप इसका पूरी तरह से ऑपरेशन समझना चाहते हो कि किस ऑपरेशन से ये सारे फॉर्मूलेज बनते हैं या किस ऑपरेशन को यूज करने के बाद हम इजीली परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस को समझ सकते हैं, तो वो ऑपरेशन मैं आपको सिखाता हूं। चलो शुरू करते हैं। आसान काम है, डिफिकल्ट काम नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है ना, उसको समझना जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। तो इसको समझने के लिए आपको एक चीज तो ये सबसे पहले समझनी पड़ेगी कि हर चीज फार्मूले से सॉल्व नहीं करेंगे। वी विल सॉल्व विद द इंस्टिंक्ट। आपने पिक्चर में कई बार सुना होगा कि यार उस बंदे का इंस्टिंक्ट बहुत तेज है, वो जो सोचता है ना वही होता है। वो बेसिकली कैसे होता है, यहां पे इस सम को सॉल्व करने में हमारे पास एक चीज है एफपीसी। इसको समझना बहुत जरूरी है। अब एफपीसी जो है वो एफबीए जैसा कुछ नहीं है, बहुत आसान सी इसकी जो है वो फुल फॉर्म है, दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये चीज आपको जो है वो समझनी पड़ेगी कि कैसे काम करती है। तो अब शुरू करते हैं ऑपरेशन। सपोज करो कि आपके पास
तीन शर्ट्स हैं, S1, S2, S3, ठीक है। आपके पास चार पैंट्स हैं, P1, P2, P3, P4। अब आप इसको कितने तरीके से पहन के किसी पार्टी में जा सकते हैं? अब ये हुआ क्वेश्चन। अब क्या है कि अब दो पैंट एक साथ तो डालने से रहे, बिकॉज रियलिस्टिक सोच रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला है, ये नहीं, हमने मजाक नहीं करना है इसमें कि दो पैंटें डाल लेंगे, एक शर्ट के ऊपर शर्ट डालेंगे ना। अब वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, वी आर हियर टू सॉल्व इट इंटेलिजेंटली। तो अब क्या है कि हमें इसको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम ये देखें। अब ये तो होगा कि पैंट डालेंगे तो शर्ट नहीं डालेंगे, या शर्ट डालेंगे तो पैंट नहीं डालेंगे। भैया पार्टी में जाना है तो शर्ट भी डालनी पड़ेगी, पैंट भी डालनी पड़ेगी, यानी कि ये दोनों काम करने ही पड़ेंगे। तो चलो अब इसकी अरेंजमेंट बना के देखते हैं। देखो, अगर मैं एक शर्ट डालता हूं तो उसके साथ कितने पैंट्स की ऑप्शन है? P1, P2, P3, P4, ठीक। अगर मैं शर्ट 2 डालता हूं उसके साथ भी P1, P2, P3, P4। अगर मैं शर्ट 3 डालता हूं तो उसके साथ भी मेरे पास 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, P1, P2, P3, P4, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास और वर्ड यूज होगा, बिकॉज अगर S1 डाला है तो यहां तो ये सारा इवेंट इनक्लोज होगा, यहां अगर मैं शर्ट S2 डालूंगा तो ये वाला इवेंट इनक्लोज होगा, या अगर मैं S3 डालूंगा तो ये वाला इवेंट इंक्लूड होगा। ये तो नहीं होगा ना, मैं दो शर्ट्स इकट्ठी डाल रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसकी टोटल अरेंजमेंट देखूं तो एक शर्ट डालने से मेरे पास 4 पैंट्स के ऑप्शन बन जाती हैं। दूसरे पॉइंट पे एक शर्ट डालने से 4 पैंट्स की ऑप्शन बन जाती है, एक शर्ट पहनने से 4 पैंट्स की ऑप्शन बन जाती है। और अगर आप इनको ऐड करेंगे कि ये 4 तरीके हैं, ये 4 हैं, ये 4 हैं, टोटल हो जाएंगे 12 तरीके। तो बस यहीं पे आता है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कि अगर एक इवेंट करने के आपके पास 3 तरीके हैं, मतलब अगर 3 शर्ट्स हैं तो मैं 3 ही तरीके से डाल सकता हूँ, या एक डालूंगा, या दूसरे डालूंगा, या तीसरी डालूंगा। और एक इवेंट के साथ अगर मेरे को देखना हो तो बाकी के इवेंट्स कितने वे में अकर कर रहे हैं, हर एक इवेंट के साथ 4-4, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स विल बी 3 into 4 विच इज इक्वल टू 12। ध्यान से देख लो, अगर मेरे पास एक इवेंट है, इवेंट क्या है? शर्ट पहनना, इवेंट इज शर्ट पहनने। शर्ट 3 तरीके से पहन सकते हैं, एक शर्ट के साथ पैंट कितने तरीके से डाल सकते हैं? 4 तरीके से। तो इस शर्ट के साथ भी, इस शर्ट के साथ भी, तो टोटल इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। सो हर बार तो आप ऐसा डायग्राम नहीं बनाओगे ना, हर बार तो नहीं बनाना ये पॉसिबल, ये आपको प्रैक्टिस करनी है ये सोचने की। चलो अब ऐसा है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं? हाँ चलो ऐसा करते हैं कि चलो इसको यहां से मिटाते हैं और दोबारा से लिखने की कोशिश करते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग तो मेरे हिसाब से आपको समझ लग गया कि अगर एक इवेंट 3 तरीके से हो रहा है और हर एक इवेंट के साथ अगला इवेंट जो जितने तरीके से हो रहा है तो दोनों मल्टीप्लाई करो। अब आपके पास क्या था कि 3 शर्ट्स थी, 4 पैंट थी। तो सपोज कर लो कि मेरे पास बेल्ट 2 थी, 2 बेल्ट्स थी। तो इसका मतलब है कि अगर मैं ये पैंट डालता हूं तो इसके साथ आगे फर्दर मेरे पास बेल्ट B1 B2 बनती है, इसके साथ भी मेरे पास B1 B2 बनती है, इसके साथ भी मेरे पास B1 B2 बनती है, और इसके साथ भी फर्दर मेरे पास B1 B2 बनती है, यानी कि into 2। देख लो
केसेस डबल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 केसेस बन गए। इसके साथ भी इंटू 2, क्योंकि इसके साथ भी 2 2 2 2 ऐड हो जाएगा, इसके साथ भी 2 2 ऐड हो जाएगा। मतलब मैं बेल्ट तो डालूंगा ना, बिना बेल्ट डाले थोड़ी चले जाऊंगा। तो टोटल अब बेस हो गए मेरे पास 8 8 8 8 24, यानी कि ये वाला इवेंट मैं कर सकता था 3 बेस में, और हर एक ये वाले इवेंट के साथ मैं ये वाला इवेंट कर सकता था 4 बेस में, और ये वाले हर इवेंट के साथ मैं ये वाला इवेंट कर सकता था 2 बेस में। तो तीनों को तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 4 × 2 विल बी इक्वल टू 24। 3 4s are 12 और 12 2s are 20। तो इस तरीके से बेटा आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग चलता है। तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां पे मल्टीप्लाई लगाना है और कहां पे प्लस लगाना है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आपको समझाता हूं कि देखो, अगर तो आपको इवेंट ए एंड इवेंट बी करना है, इवेंट बी यानी कि अगर पैंट के साथ शर्ट डालनी है, दोनों में से कुछ एक तो नहीं कर सकते ना, दोनों काम करने पड़ेंगे। तो यहां पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लिकेशन में लगता है, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में लगता है क्या, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जब एंड शब्द यूज किया गया हो कि दोनों काम करने अनिवार्य हैं, कंपल्सरी हैं, करना ही पड़ेगा। बट एज यू नो, अगर मेरे पास आ जाए कि जी अगर आपको इवेंट ए और इवेंट बी करना है, फॉर एग्जांपल कि अगर तो मैं पार्टी में जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो बेसिकली क्या है कि अगर और आ जाए, फिर मेरे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का एडिशन लगती है। तो ये चीज ऑलरेडी यहां पे लग चुकी है। अगर आप ध्यान से देखो तो देखो, शर्ट 1 डालूंगा तो पैंट कोई ना कोई डालूंगा, अगर पैंट कोई ना कोई डालूंगा तो बेल्ट कोई ना कोई डालूंगा। तो पर ये इवेंट जो है, इसके अंदर मेरे पास कुछ ना कुछ जरूर होगा, या और आ गया ना, और या मैं अगर S2 डालता हूं तो इस सारे इवेंट्स में से कुछ ना कुछ होगा, या अगर मैं शर्ट 3 डालता हूं तो इन सारे इवेंट्स में से कुछ होगा। इसीलिए यहां पे प्लस आया है, यहां पे प्लस आया है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन इसमें आई है बिकॉज ये कंपल्सरी इवेंट्स हैं। अगर S1 डालूंगा तो ये वाला इवेंट में से कोई ना कोई कॉम्बिनेशन जरूर होगा, अगर यहाँ पे कोई एक लेता हूं तो यहाँ दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। सो दीज आर द कंपल्सरी इवेंट्स, यानी कि एंड लग रहा है, शर्ट पैंट एंड बेल्ट। पर ये वाले पूरे के पूरे हिस्से को अगर हम कंसिडर करें तो अगर S1 में शर्ट नहीं डालता, S2 डाल लेता हूं, तो फिर वो सारे के सारे छूट गए, उनमें से कोई चीज नहीं आएगी, ये वाली आएगी, इसलिए प्लस आ रहा है। तो बेसिकली जहां पे और यूज होता है वहां पे प्लस, और जहां पे एंड यूज होता है वहां पे मल्टीप्लाई। सो ये चीज को समझना बहुत जरूरी था। तो चलो फिलहाल इसको मिटा देते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे यहाँ पे करूंगा, और उसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 7.1। तो चलो इसको मिटा देते हैं पहले। तो भैया ऐसा है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो चैप्टर है, इसमें टोटल 3 तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। या तो प्योरली परम्यूटेशन बेस्ड, कि टोटल परम्यूटेशंस की यही बात होगी। कहीं आएंगे प्योरली कॉम्बिनेशंस बेस्ड, और कई आएंगे मिक्स्ड, यानी कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कंबाइंड बेस्ड। तो ये आपको जो है वो समझने हैं। तो इसी तरीके से एनसीईआरटी ने वैसे बनाया हुआ सारा कि जो मिसलेनियस है उसमें कॉम्बिनेशंस और परमुटेशंस के मिक्स्ड क्वेश्चन डाल दो, इसमें अकेले बेचारे
कॉम्बिनेशन के डाल दो, अकेले परमुटेशंस के डाल दो। तो चलो यू कैन सी देम सो दैट कि हम एक्सरसाइज जो है वो 7.1 शुरू करें, जिसकी एग्जांपल तो मुझे याद ही है। चलो पहले एग्जांपल कर लेते हैं। एक्सरसाइज 7.1 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज टाइम ज्यादा ना मैं लूं आपको इंट्रोडक्शन ही अभी दूं। तो एग्जांपल एक लेते हैं कि एक एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है वो डायग्रामेटिकली कैसे यूज किया जा सकता है। डायग्रामेटिकली कैसे यूज कर सकते हैं। तो पहली एग्जांपल जो है उसमें बोलता है कि आपको फाइंड करने हैं, फाइंड द total number of ways in which total number of ways with or without meaning, with or without meaning in which letters of the word rose can be arranged. Repetition is not allowed. So, इस तरीके से अगर आपके पास क्वेश्चन है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, पर हाँ ये मतलब यही है उस क्वेश्चन का। तो अब क्या है कि उसने रोज वर्ड यूज कर लिया है। तो रोज वर्ड के अंदर कितने लेटर्स हैं? 4। और इसका मतलब है अगर आपको डब्बे बनाने को बोला जाए तो 4 ही डब्बे बनाओगे, बिकॉज अगर आपको इसकी टोटल नंबर ऑफ वेज ढूंढने हैं तो आप किस तरीके से ढूंढ पाओगे? पहले तो डब्बे बनाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे बोला आरएनए, रेपिटेशंस नॉट अलाउड। रेपिटेशंस नॉट अलाउड का मतलब है कि अगर आप यहाँ पे पहले में आर डालते हो तो दूसरे में आर नहीं डाल सकते। जो एक बार आ गया उसको यू कैन नॉट रिपीट इट। तो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे जिसके अंदर ये अरेंज हो? तो सबसे पहली तो चीज है कि ये परमुटेशन बेस्ड है, कॉम्बिनेशन बेस्ड है कि कंबाइंड है। सो जब हमें ये पता चल गया है कि हमारे पास ये 4 वर्ड्स के ही अरेंजमेंट्स ढूंढने हैं, तो ये प्योरली परमुटेशन बेस्ड हो गया। क्या होगा? परमुटेशन बेस्ड। अब ये 4 शब्द ROSE पकड़े, पॉकेट में डाल, खत्म। 4 चीजें, ये 4 वर्ड्स को मैंने 4 पर्चियों पे लिखा और उसको अपनी जेब में डाल दिया। तो अब जब मैं इसके पहले यहां पे हमने क्या लिखना है? नंबर ऑफ वेज। तो सबसे पहली चीज तो यहां पे ये देखनी पड़ेगी कि आपको चारों लेने पड़ेंगे, बिकॉज उसने कहा है लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज, मतलब 4 के 4 लेने पड़ेंगे। ये नहीं आप अपनी मर्जी से 3 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, यानी कि कंपलसरी है चारों को भरना। इसका मतलब क्या है कि यहां पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लीकेशन वाला लगेगा, बिकॉज कंपल्सरी है। 4 वर्ड्स हैं, 4 के 4 लेने जरूरी है। सो यहां पे क्या लगेगा? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो पहले में डालने के लिए अगर सारे खाली हैं तो पहले में डालने के लिए मेरी जेब में कितनी पर्चियां थी बेटा? 4। तो यहाँ पे लिख देंगे टोटल 4 बेस से, मतलब 4 पर्चियों में से कोई भी मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। अब एक पर्ची इधर रखती तो मेरे पास कितनी बची? 3। तो अगला जगह भरने के लिए मेरे पास कितनी पर्चियां बची? 3। यहाँ पे 3 आ जाएंगी। अब मैंने 2 लगा दी तो मेरे पास कितनी बची? 2। तो अगला बॉक्स भरने के लिए 2 और उससे अगला भरने के लिए 1। और क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल लग रहा था 4 into 3 into 2 into 1, then it will be equal to 24. 4 3s are 12, 12 2s are 24. Oh sorry, 4 3s are 12, 12 2s are 24. So total 24 वेज के अंदर हम रोज वर्ड के लेटर्स को बिना रिपीट किए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे रिपीटेशन नॉट अलाउड, बिना रेपिटेशन किए हम यहाँ पे इसको आंसर इसका दे सकते हैं। सो
ये था बेटा इंट्रोडक्शन टू परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस। वी विल कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज 7.1 इन द नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।